अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करना है। ठीक है, हमने एंजाइटी डिसऑर्डर वाले वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और उसके अंदर फर्दर जो है वो मूड डिसऑर्डर्स थे। इसके अलावा हमारे पास थे फोबियाज, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो आज हम एंजाइटी वाले चैप्टर के आगे जो टॉपिक्स उसके अंदर आते हैं, सब टॉपिक्स उसमें चैप्टर नंबर 17 भी है, दैट इज कॉल्ड मूड डिसऑर्डर्स एंड सुसाइड। तो ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको मैं ना आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपने साथ साथ जो है ना नोट करते जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें मूड एंड मूड डिसऑर्डर्स एंड सोसाइटी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मूड क्या होता है और अफेक्ट, इन दोनों का क्या डिफरेंस है। तो मूड बेसिकली मैंने इसकी डेफिनेशन ऊपर ही लिखी हुई है कि मूड इज सस्टेन्ड इमोशनल स्टेट एंड हाउ यू सब्जेक्टिवली फील। यानी कि मूड ये होता है कि हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, और वो हमारी इमोशनल स्टेट होती है जो कि कंटिन्यूसली हमें शो हो रही होती है सब्जेक्टिवली। अफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब आप उसको आउटवर्ड एक्सप्रेस करते हो अपने इमोशनल स्टेट को। ठीक है, और ये क्लाइंट के एक्शन से ही एसोसिएटेड होती है। दैट इन्वॉल्व सम डिग्री ऑफ मोटिवेशन, इंटेंसिटी एंड फोर्स और इवन पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन। अच्छा तो मैंने साइड पे है ना इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं। ठीक है, ये भी आपने अपनी बुक में मार्क कर लेने हैं। इसमें जो पास्ट पेपर का क्वेश्चन है उसमें उसमें आया हुआ है डिफाइन मूड डिसऑर्डर्स, देन साइन सिम्टम्स ऑफ पेशेंट्स ऑफ हाइपोमेनिया। ये हाइपोमेनिया के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आता है इनलिस्ट 5 इंटरवेंशंस फॉर ईसीटी। ईसीटी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये भी हमारे जो है ना साथ साथ कवर होते जाएंगे। तो अभी आप जस्ट आपको मैं बता रही हूँ, इसको ओवरव्यू दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा साथ ही। उसके बाद इसमें से आया हुआ है डिफाइन मूड एंड अफेक्ट, लिस्ट डाउन 4 टर्म्स यूज्ड इन असेसिंग अफेक्ट। और फोर्थ पे हमारे पास आता है राइट डाउन टू नर्सिंग डायग्नोसिस कॉमनली एस्टेब्लिश्ड फॉर क्लाइंट विद डिप्रेशन। अच्छा तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं मूड डिसऑर्डर्स की। मूड डिसऑर्डर्स को हम अफेक्टिव डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। और इसको हम डिफाइन करते हैं कि इसमें क्या होता है कि हमारे जो इमोशनल स्टेट है ना उसमें चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, ऑल्टरेशन इन इमोशंस दैट आर मैनिफेस्टेड बाय डिप्रेशन मेनिया और बोथ। मूड डिसऑर्डर्स के अंदर ना हम दो डिसऑर्डर्स को बेसिकली स्टडी करते हैं, एक हमारे पास होता है डिप्रेशन और दूसरा होता है मेनिया। ठीक है, इन दोनों पे हमने जो है वो फोकस करना होता है, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं मूड डिसऑर्डर में। तो इसकी डेफिनेशन आपने जो है ना अंडरलाइन कर लेनी है। उसके बाद आगे हमारे पास ना कैटेगरीज आ जाती हैं मूड डिसऑर्डर्स की, क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मेजर डिप्रेसिव एपिसोड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें कम से कम 2 वीक के दौरान पर्सन जो होता है ना उसको क्या होता है, उसका मूड डिप्रेस रहता है। ठीक है, साथ साथ और भी क्या होता है, उसका एक्टिविटीज जो भी वो परफॉर्म कर रहा होता है उसमें कोई प्लेयर फील नहीं करता वो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेजर डिप्रेसिव एपिसोड। अच्छा, अब इसकी सिम्टम्स आपने याद कर लेनी है। इसमें क्या क्या सिम्टम्स उसको शो होंगी, उसकी ईटिंग हैबिट चेंज होंगी। ठीक है, और अनप्लान्ड वेट लॉस या फिर वेट गेन भी हो सकता है। हाइपरसोमनिया हो सकता है या फिर इनसोमनिया हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, उसकी कॉन्शियसनेस जो होती है वो भी इम्पेयर्ड हो जाती है, डिसीजन मेकिंग भी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज भी। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है कि उसकी जो एबिलिटी होती है डेली लाइफ में कोप करने की वो भी क्या होती है, लूज हो जाती है, यानी कि इनएबिलिटी टू कोप विद डेली लाइफ। फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस, सुसाइड, ओवरवेलमिंग, फटीग। तो इसमें से कोई से 4 से 5 सिम्टम्स आपने याद कर लेनी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे हमारे पास आता है बाइपोलर डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। बाइपोलर से ही हमें शो हो रहा है कि इसके अंदर हम लोग दो डिसऑर्डर स्टडी करेंगे। बाई मीन्स दो, यानी कि डिप्रेशन और मेनिया, दो चीजें हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छा अब मेनिया क्या होता है। बेसिकली मेनिया में क्या होता है कि इसमें जो हमारा मूड है ना, क्योंकि ये मूड के डिसऑर्डर्स है ना, मेनिया हो गया, डिप्रेशन हो गया। ठीक है, हम मूड डिसऑर्डर चैप्टर का नाम भी है। तो इसके अंदर हम लोग जो है वो दो चीजों को स्टडी करते हैं, एक होता है हमारे पास मेनिया और एक होता है हमारे पास हाइपोमेनिया। अब मेनिया क्या होता है, मेनिया मेनिया जो है ना ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें क्या होता है, मूड जो होता है ना एबनॉर्मली और परसिस्टेंटली एलिवेटेड, एक्सपेंसिव और इरिटेबल। यानी कि उसका जो मूड होता है ना वो जो है वो एक नॉर्मल स्टेट में नहीं होता, या तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होगा या फिर बहुत ज्यादा वो क्या होगा, परेशान और मुसलसल, मतलब कि उसको इस तरह की कंडीशन का सामना करना पड़ता है। उसके बाद इसमें से आपने इसकी सिम्टम्स याद रखनी है, जो ये हाईलाइटेड सिम्टम्स है ना ये आपने ना अब मोस्ट कॉमन है इसकी, तो ये अच्छे से याद करनी है। प्रेशर्ड स्पीच, यानी कि वो बहुत
तेजी से बोलता है और पोजेस के बगैर ही बोलता जाता है और रैपिडली बोलता है, ठीक है, इसे कहते हैं प्रेशर स्पीच। उसके बाद आता है फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज का मतलब ये होता है कि वो अपनी तरफ से, यानी कि उसमें ऐसी थॉट्स आती रहती हैं जो अनकनेक्टेड होती हैं, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, उसे हम फ्लाइट ऑफ आइडियाज कहते हैं। तो ये इसकी दो मेन है। उसके अलावा जो है इसमें आ जाता है हमारे पास इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम या फिर ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी का मतलब होता है कि अपने आप को जो है ना वो बड़ा समझना कि पता नहीं मैं क्या चीज हूँ, ठीक है, उसकी सेल्फ स्टीम यानी कि बढ़ जाती है ग्रैंडियोसिटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसकी स्लीप कम हो जाती है, एक्सेसिव एंड प्रेशर स्पीच, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, इंक्रीज्ड एक्टिविटी और साइकोमोटर एजिटेशन, ठीक है। इसमें क्या होती है, यानी कि जो उसकी साइकोमोटर मूवमेंट जो होती है ना उसकी वो ज्यादा हो जाती है इसके अंदर, मेनिया के अंदर। उसके अलावा साथ साथ क्या होता है कि उसकी प्लेयर सीकिंग एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट, यानी कि वो ऐसी एक्टिविटीज करना चाहता है जिसमें जिससे उसको प्लेयर फील हो, और उसको रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं वो जुआ खेलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, इसमें जो मेनिया के अंदर आते हैं। उसके बाद हाइपोमेनिया क्या होता है? हाइपोमेनिया एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें हाइपोमेनिया एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें क्या होता है, एबनॉर्मली और परसिस्टेंटली आपका जो मूड है, क्योंकि ये मूड डिसऑर्डर्स के अंदर आता है, तो वो एलिवेटेड होता है, एक्सपेंसिव होता है या फिर इरिटेबल मूड होता है, ठीक है। और इसमें कुछ सिम्टम जो होती है ना वो मेनिया वाली ही आपको शो हो रही होती हैं। अच्छा, इसमें फर्क क्या होता है कि इसमें कोई साइकोटिक सिम्टम्स नहीं होती, यानी कि डेल्यूजन और हेलुसिनेशन नहीं हो रही होती, ठीक है। इसके अंदर एक मिक्स्ड एपिसोड जो होती है ना वो इसके अंदर मतलब डायग्नोज की जाती है मेनिया के अंदर और डिप्रेशन में। Mixed episode is diagnosed when the person experience both mania and depression nearly every day for at least 1 week। ये जो मिक्स्ड एपिसोड्स होती हैं इसको रैपिड साइक्लिंग भी कहते हैं, यानी कि जिसमें मेनिया भी और डिप्रेशन दोनों ही एक साथ चल रहे हो, मेनिया भी आपको, मेनिया के सिम्टम भी आए और डिप्रेशन भी साथ साथ हो, तो उसको हम मिक्स्ड एपिसोड कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। उसके बाद आता है बाइपोलर डिसऑर्डर को क्लासीफाई कैसे करते हैं। इसके अंदर दो मेन क्लासिफिकेशन होती है, एक होता है बाइपोलर डिसऑर्डर 1 और एक होता है बाइपोलर डिसऑर्डर 2। जो बाइपोलर डिसऑर्डर 1 है ना, इसमें क्या होता है, एक या एक से ज्यादा मैनिक या फिर मिक्स्ड एपिसोड शो होंगे आपको, ठीक है, कंपेयर्ड बाय मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स। और बाइपोलर डिसऑर्डर 2 में क्या होगा, एक या एक से ज्यादा मेजर एपिसोड्स आपको शो हो रही होंगी, और साथ साथ क्या होगा, आपको एक जो है वो हाइपोमेनिक एपिसोड अभी आती है, ठीक है। उसके बाद इसके ना रिलेटेड डिसऑर्डर्स को बस एक दफा स्टडी करना है। जैसे सबसे पहले आता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जो मूड डिस्टरबेंस के साथ साथ कुछ सिम्टम्स शो होते हैं, जैसे इंसोम्निया, लॉस ऑफ एपिटाइट, डिक्रीज्ड एनर्जी, लो सेल्फ स्टीम, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग एंड फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड होपलेसनेस। और सेकंड नंबर पे क्या होता है, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन। ये भी एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जो आपका मूड है वो ऑल्टर हो जाता है, क्योंकि हम मूड डिसऑर्डर के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड ये सारे डिसऑर्डर्स हैं। इसको बस जस्ट रीड करना है 2 से 3 दफा एमसीक्यूज के लिहाज से, ठीक है। डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन, इसका मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आगे आता है साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है, ये माइल्ड डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, हाइपोमेनिया भी होता है, डिप्रेशन भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, उसकी ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग लॉस नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आता है सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिप्रेसिव और बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि मूड भी डिस्टर्ब होगा और साथ साथ क्या होगा, फिजियोलॉजिक कॉन्सिक्वेंसेस भी शो होंगे आपको, जैसे कि अल्कोहल ज्यादा मतलब यूज करना और ड्रग्स वगैरह या टॉक्सिन्स। उसके बाद आता है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक तो होता है हमारे पास विंटर डिप्रेशन या फिर फॉल ऑनसेट, और सेकंड नंबर पे आता है स्प्रिंग ऑनसेट डिसऑर्डर, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट वाला है हमारे पास विंटर डिप्रेशन और फॉल ऑनसेट डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जो इसके जो सिम्टम्स है उसमें ये होता है कि स्लीप इंक्रीज हो जाती है उसकी, उसको ज्यादा भूख लगेगी, कार्बोहाइड्रेट्स की क्रेविंग होगी उसको, वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है उसका, इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट होगा, इरिटेबिलिटी और हैवीनेस। और सेकंड जो उसकी सब टाइप होती है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर की, उसमें होता है कि उसे हम कहते हैं स्प्रिंग ऑनसेट डिसऑर्डर। ये ज्यादा मतलब कि कॉमन नहीं होती, लेस कॉमन होती है। इसमें क्या होता है, इसमें भी इंसोम्निया, वेट लॉस, पुअर एपिटाइट, ये सारी सिम्टम्स आएंगी। और इसको हम लोग कोई भी लाइट थेरापी से जो है ना वो ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पोस्टपार्टम और मैटरनिटी। अच्छा, इसको ये जो होती है ना ये प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन होती है। इसमें जो सिम्टम्स आती हैं वो क्या होता है, क्राइंग स्पेल, सैडनेस, इंसोम्निया, एंजाइटी, ये सारा कुछ मतलब कि इसकी सिम्टम्स हमारे पास शो हो रहा होता है। उसके बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ये ज्यादातर जो होती है ना प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन होती है, यानी कि आफ्टर जब बर्थ हो जाती है उसके बाद।
उसके बाद आता है हमारे पास पोस्टपार्टम साइकोसिस। यानी कि उन्होंने लिखा भी हुआ है पोस्टपार्टम डिप्रेशन के अंदर के विद ऑनसेट विद इन 4 वीक्स ऑफ डिलीवरी, जैसे वीक्स 4 वीक्स ऑफ डिलीवरी के मतलब के होते हैं ना, तो तभी मतलब कि हमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है ना वो शो होता है। पोस्टपार्टम साइकोसिस जो होता है ये सीवियर और डेबिलिटेटिंग साइकेट्रिक इलनेस होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही बच्चा मतलब पैदा होता है तो इसका एक्यूट ऑनसेट होता है पोस्टपार्टम साइकोसिस का। इसमें फटीग, सैडनेस, इमोशनल लाइबिलिटी लाइबिलिटी पुअर मेमोरी, कंफ्यूजन वगैरह ये सारी सिम्टम शो हो रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद आगे अब क्या होता है कि ये मैंने ऊपर ना एमसीक्यूज के लिहाज से लिखा हुआ है कि मेनिया में क्या होता है 1 वीक तक आपको सिम्टम शो होती हैं। डिप्रेशन के अंदर डिप्रेशन जो है वो 2 वीक्स इसको रिजोल्व होने में लग जाती हैं। मेनिया को 1 वीक, और मिक्स्ड में क्या होता है, मिक्स्ड में भी 1 वीक होता है, ठीक है। अच्छा, ये भी आपने नोट कर लेना है। उसके बाद आगे हमारे पास आता है नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी। ये क्या होता है, इसमें वो खुद जानबूझ के मतलब कि ऐसा अपने आप को जख्मी करने की कोशिश करेगा, ठीक है। हिट करेगा अपने आप को, वो वूंड हीलिंग वगैरह ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। तो आपने एक दफा ये बस रीड आउट करना है। उसके बाद आगे हमारे पास इसकी etiology आ जाती है, ठीक है। बस आज इटियोलॉजी तक हम पढ़ेंगे। इसमें बायोलॉजिक थ्योरीज आ जाती हैं फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाती हैं साइकोडायनामिक थ्योरीज, ठीक है। बायोलॉजिक थ्योरीज के अंदर जेनेटिक थ्योरीज आ जाएंगी, न्यूरोकेमिकल आ जाएंगी, और न्यूरो एंडोक्राइन आ जाएगा, ठीक है। जेनेटिक थ्योरीज में जैसे कि इसके नाम से हमें जाहिर हो रहा है कि मतलब कि इसमें हमारे जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जेनेटिकली ऐसे फैक्टर्स है जिससे क्या हुआ कि डिप्रेशन और मेनिया जो है वो ट्रांसफर हुआ आगे, ठीक है। क्योंकि हम दो डिसऑर्डर के बारे में मेनली इसमें स्टडी कर रहे हैं, एक डिप्रेशन है और एक मेनिया है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं जो जेनेटिकली मतलब के रिस्क होता है जिसमें ट्रांसफर होने का। उसके अलावा क्या होता है कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में बाइपोलर डिसऑर्डर का रिस्क होता है 3 से 8%, ठीक है। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं, ये जो मैंने हाईलाइट किया ना बस आपने ये याद करने हैं। उसके बाद 2 to 4 times हायर देन डाइजाइगोटिक फर्टर्नल ट्विन्स, मतलब मोनोजाइगोटिक में ज्यादा रिस्क होता है फर्टर्नल की निस्बत। बस ये 2 से 3 बातें आपने जेनेटिक थ्योरीज में लिख देनी है। उसके बाद आगे इसकी जो होता है ना न्यूरोकेमिकल थ्योरीज आ जाती है। न्यूरोकेमिकल थ्योरीज में आपने याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे न्यूरो हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, जिससे क्या होता है कि डिप्रेशन क्रिएट होगा और मेनिया होगा। तो इसमें क्या होता है, दो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो हमारे मूड को रेगुलेट करते हैं, एक सीरोटोनिन है और एक नोरेपिनेफ्रिन है, ठीक है। ये मेजर मतलब कि रोल प्ले कर रहे होते हैं मूड डिसऑर्डर को रेगुलेट करने में। अच्छा, सीरोटोनिन क्या रोल प्ले करता है, अगर तो सीरोटोनिन कम होगा। अब आपने इसमें ना एक बात याद रखनी है, जो मेनिया होता है ना इसके अंदर क्या होता है कि नोरेपिनेफ्रिन ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और जब नोरेपिनेफ्रिन ज्यादा होगा तो हमें मेनिया की सिम्टम शुरू मतलब के शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और डिप्रेशन के अंदर क्या होता है, ये एमसीक्यूज है। डिप्रेशन के अंदर आपके पास सीरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन दोनों का लेवल कम हो जाता है, जबकि मेनिया के अंदर क्या होता है, नोरेपिनेफ्रिन का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये बात आपने ऊपर नोट कर लेनी है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ बस इसमें से सिर्फ यही बात आपके याद रखने वाली थी, ये जो आगे सारा लिखा हुआ है उन्होंने ये यही है कि सीरोटोनिन के रोल्स लिखे हुए हैं कि ये मूड को रेगुलेट करती है, इरिटेबिलिटी, कोग्निशन वगैरह को मतलब कि नॉर्मलाइज करती है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करती है ये मूड को रेगुलेट करने में, ठीक है। अगर ये डेफिशिएंसी इसकी हो जाए तो पर्सन जो है वो उसको क्या होगा, डिप्रेशन होगा। उसके बाद क्या होता है, नोरेपिनेफ्रिन। नोरेपिनेफ्रिन अगर नोरेपिनेफ्रिन जो होती है वो भी डिप्रेशन के अंदर कम हो जाती है और मेनिया के अंदर इंक्रीज होती है, ठीक है। नोरेपिनेफ्रिन क्या होती है, आपने मेनिया के अंदर ये बात नोट कर लेनी है कि नोरेपिनेफ्रिन जो होती है वो डिप्रेशन में कम होगी और मेनिया में ज्यादा होगी, ये बात आपने याद रखनी है, नोट कर लेनी है अपने ऊपर। एमसीक्यूज में आ सकता है ये, ठीक है। उसके बाद आगे क्या हमारे पास, किंडलिंग प्रोसेस, ठीक है। किंडलिंग प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली किंडलिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि ब्रेन के स्मॉल एक एरिया में क्या होता है, आपकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ना वो स्टिमुलेटेड होगी और सीजर्स होंगे आपको, ठीक है। दैट इज कॉल्ड किंडलिंग प्रोसेस। अच्छा, इसको ट्रीट करने के लिए आप एंटी कन्वल्सेंट दोगे। एंटी कन्वल्सेंट के अंदर आ जाता है एसिटाइल कोलिन और डोपामीन, ये सारा कुछ मतलब कि एंटी कन्वल्सेंट इनहिबिटिंग जो है ना एजेंट्स हम देंगे ताकि किंडलिंग प्रोसेस इनहिबिट हो, ताकि सीजर्स ना हो उसको। अब क्या होता है कि अगर इसमें मेनली क्या होता है कि जब एसिटाइल कोलिन और डोपामिन ये डिसरेगुलेट होते हैं ना तो मूड डिसऑर्डर शो होते हैं, इसलिए हमने प्रॉपर इनको मतलब इनका जो लेवल है ना वो मेंटेन करना होता है।
एसिटाइलकोलिन का, डोपामीन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मूड को रेगुलेट करने में। उसके बाद आगे हमारे पास आता है न्यूरो एंडोक्राइन इन्फ्लुएंसेस। न्यूरो एंडोक्राइन इन्फ्लुएंसेस में जस्ट आपने क्या याद रखना है, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे मूड को रेगुलेट करते हैं, जैसे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है, कोर्टिसोल है। तो ये अगर ये ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा कि आपको सिम्टम शो होंगे डिप्रेशन की। जैसे उन्होंने कहा है कि अगर थायराइड, एड्रिनल, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, ये एलिवेट कर दें, एलिवेटेड ग्लूकोकोर्टिकोइड एक्टिविटी, तो इससे क्या होगा, आपको स्ट्रेस का रिस्पॉन्स जो है ना वो शो होता है। तो इस वजह से हमने इसको क्या करना है, नॉर्मलाइज रखना है जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं। इसी तरह अगर हमारा कोर्टिसोल इंक्रीज हो जाए तो फिर भी आप डिप्रेशन में जा सकते हो, तो कोर्टिसोल को भी आपने नॉर्मलाइज रखना है। तो हम क्योंकि हम उसके इटियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इटियोलॉजी के अंदर आपने यही याद रखना है कि क्या क्या चीजें जो हैं वो क्या कर रही हैं आपके मतलब के मूड को डिसरेगुलेट कर रही हैं या डिप्रेशन कोज कर रही हैं। उसमें ग्लूकोकोर्टिकोइड का लेवल इंक्रीज हो जाना, ठीक है, कोर्टिसोल का इंक्रीज हो जाना लेवल का, और इसके अलावा पोस्टमार्टम हार्मोन ऑल्टरेशन, ये सारी चीजें क्या करेंगी, लीड करेंगी डिप्रेशन को, ठीक है, डिप्रेशन कोज करेंगी। अच्छा, उसके बाद आपने आगे जो है वो याद रखनी है साइकोडायनामिक थ्योरी। साइकोडायनामिक थ्योरीज में सबसे पहले सेल्फ डेप्रिसिएशन थ्योरी आ जाती है। ये वो लोग होते हैं, इसमें जो है ना, आपने ये सबसे 3 से 4 पॉइंट इसमें से ना, ये थ्योरीज में से याद रख लेने हैं। और उसके अलावा साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि कौन सी थ्योरी जो है वो किसने दी थी, ठीक है। ठीक है, हम साथ साथ जो है ना वो देखते जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले आता है सेल्फ डेप्रिसिएशन थ्योरी। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना गुस्सा मतलब के बाहर निकालते हैं, ठीक है, मतलब कि उनको किसी भी बात पे गुस्सा हो, वो उसे अपने सेल्फ पे कंसीडर करते हैं कि अगर कोई नुकसान भी हो रहा हो, वो कहते हैं ये सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। अब जब वो चीज ये अपने ऊपर लेके आते हैं तो उनको डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है, सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है। सेकंड नंबर पे आता है पर्सनस ईगो। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो है वो, जैसे एक डॉक्टर है, एक नर्स है, वो उसने अपने ये गोल सेट किया है कि मैंने यही बनना है, अगर वो उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाता तो उसको डिप्रेशन होगा, ठीक है। ये सेकंड थ्योरी है जो कि बिबरिंग ने दी थी, और फर्स्ट जो थ्योरी थी सेल्फ डेप्रिसिएशन की, ये फ्रूड ने दी थी। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है स्टेट ऑफ डिप्रेशन इज लाइक अ सिचुएशन इन विच द ईगो इज पावरलेस। ये जैकोब्सन, ये इड ईगो सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट है, ये पहले भी आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है, वही है इधर भी सेम। अगर किसी की ईगो हर्ट हो गई तो क्या होगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। फिर साइको एनालिटिकल थ्योरीज, ये भी फ्रूड ने दी थी, और इसमें डिफेंस मैकेनिज्म्स आ जाते हैं। इससे भी क्या होता है कि पर्सन जो है वो ये भी डिफेंस मैकेनिज्म्स ऐसे होते हैं जो पर्सन को डिप्रेशन में डिप्रेशन कॉज कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि फोर्थ पॉइंट में हमारे पास आता है कि मेयर ने दी थी ये थ्योरी। इसमें उसने बताया था डिप्रेशन जो होता है ना वो एक रिएक्शन होता है डिस्ट्रेसिंग लाइफ एक्सपीरियंस का, ठीक है, कोई भी साइकिक कैजुअलिटी की, उसकी उसका कोज कोई भी हो सकता है, कोई भी साइकिक एबनॉर्मेलिटी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी जो है वो आ जाती है, वो बच्चे जो जिनको माँ बाप से प्यार नहीं मिलता, मतलब कि, और उनको प्रॉपर केयर नहीं दी जाती, वो लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं, उनकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, तो क्या होता है कि उनको डिप्रेशन हो सकता है इससे, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट हमारे पास आता है कि डिप्रेशन जो होता है ना वो बेसिकली स्पेसिफिक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, इनससेप्टिबल पीपल। तो ये सारा कुछ इसके कॉजेज में आपने पॉइंट जो है ना वो याद रख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज आपने यही अच्छे से याद कर लेना, अगर कुछ समझ ना आए तो आपने मुझसे पूछ लेना डिस्कशन ग्रुप में। ओके, अल्लाह हाफिज।